सभी सखियों सहेलियों को बुआ का, और हमारे साथ हैं राजश्री त्रिवेदी। नमस्कार। और बुआ जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राजश्री जी। भाई ऐसा है कि हमारी बहुत सारी जो सखियां हैं, जब हम जैसे कि फेसबुक खोलते हैं या जब माइक्रोफोन के पास आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जैसे लगता है कि वो दरवाजा खोल के स्वागत कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने खिड़की खोल दी है, किसी ने कुछ और तरीके से खुशबू फैला दी है वातावरण में और सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं और कुछ थोड़ी सी गरम नरम बातें भी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, बिल्कुल। और आज हम जो हैं वो आंखें आसमां पर और पैर जमी पर। जी हाँ, आंखें आसमां पर पैर धरा पर, ये विषय है। तो आप समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आप भी बहुत कुछ इसमें कहना भी चाहते हैं। बहुत सारे साथियों ने संदेश भी लिखकर भेजा है कि हम जब कभी सफल हो जाएं तो किस तरह से धरातल पर बने रहें। बहुत सारे हमारे आसपास लोग हैं जो हम ये बताते रहते हैं, लेकिन हमने जो बात की थी कि कहीं कहीं ठंडी हवा आती है, कहीं से कुछ नरम गरम हवा आती है, और ये ठंडी हवा कभी कभी परेशान कर देती है, बहुत ज्यादा बुजुर्गों को, है ना। जी हाँ। आप कितना नाराज होकर रूठ कर बोली, बहुत ज्यादा। हाँ, देखो क्या है ना कि हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है भाई। हम थोड़ी सी तकलीफ इसलिए है कि इन्होंने लिखा है कि आज हम कमेंट्स लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों? ठंड बहुत है, हम सिर्फ कार्यक्रम सुनेंगे। अच्छा, आज मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, मुझे ठंड लग गई है जिसकी वजह से आंखों में पानी बहुत आ रहा है, तो आज सिर्फ प्रोग्राम सुनूंगी। अरे बहुत अच्छे अच्छे दस्ताने आ गए, उंगलियों से आप बिल्कुल मैसेज टाइप कर सकती हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, लेकिन भाई हम तो कहते हैं आप रजाई में घुसी रहिए, तो कमरा गर्म रखे ना अपना, बस कार्यक्रम सुने ना भाई, बहुत है। तो नहीं लिखेंगे तो फिर हम उनका मैसेज, उनका संदेश उन तक पहुंचाएंगे कैसे? कार्यक्रम के शुरू में ही उनका संदेश आ गया, मतलब लिख रही हैं ये, लेकिन इन्होंने कह दिया। देखो ये लोग थोड़ा थोड़ा डराते भी रहते हैं हम लोगों को कि भाई थोड़ा सा हम समझ के रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, भले ही कितनी ठंड हो। व्यंजन विधि जब बताएंगे तो ये जरूर लिखेंगे कि किस चीज को कितनी मात्रा में लेना है और कैसे क्या करना है। तो आज व्यंजन विधि भी लेकर हाजिर हैं हम, और उसके संग एक प्यारा सा गीत भी लेकर हाजिर हैं।
बात और है कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि भारत माँ तेरे माथे की बिंदी, अपनी भाषा हिंदी ही है, अन्य भाषाएं भी शोभित हैं लेकिन है केवल श्रृंगार, भारत माँ तेरी शान है हिंदी। विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, एक और भी बहुत सुंदर सा संदेश है कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं संस्कृति भी है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हिंदी भाषा हमें स्नेह, ममता, प्रेम, करुणा और प्यार करना सिखाती है। पूरे परिवार समाज को एक कड़ी में बांध कर रखना सिखाती है। क्या बात है, हिंदी बोलिए, ये एक भाषा नहीं वरन संस्कार है। शब्द इसके सहिष्णु हैं, अर्थ स्थित प्रज्ञ, ध्वनि में मिट्टी की सुगंध है, वाक्य सहज सरल हैं। हिंदी पढ़िए, चरित्र संवारने का इससे आसान तरीका और कौन सा है भला। हिंदी को देवनागरी में लिखिए, अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने का ये पहला कदम है। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई शुभकामनाएं आप सबको भी, ढेर सारी बधाई। बिल्कुल, हम सब की तरफ से भी। अच्छा, कितना प्यारा प्यारा हमारे साथी संदेश हिंदी में लिखकर भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इतनी परिष्कृत भाषा भी लिखते हैं कि आनंद आ जाता है। भाषा से ही प्रेम हो गया हो जैसे। हिंदी है ही अपनी ऐसी जी, है ना। और अब जो है हम कह रहे थे कि जो सर्दी का मौसम है और उसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उन पर खास उनका ध्यान रखने की जरूरत है। तो फिर क्या उनको समोसा खिलाया जा सकता है? देखिए, एक तो ऐसे ही ठंड में बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, परेशान करती हैं, और क्या। नहीं तो हमारे साथी ने लिखा, हमने कुछ नहीं कहा। साथी जो है हमारे लिख देते हैं, उनको समोसा बहुत पसंद होगा। समोसा मुझे भी पसंद है। इस ठंड के मौसम में गरम समोसे मिल जाए तो जीवन सफल महसूस होता है। हाय हाय, सफलता की क्या उन्होंने सीमा रखी है। चलिए ठीक है, आपको समोसा बहुत पसंद है, आप जरूर खाएं। ऐसा ही हो, है ना। हम तो आपकी जो भी कामना है वो पूरी हो, क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं, ये भी लिख रही हैं यही बात, ये भी फिर से लिख रहे हैं कि इस दोपहर में भी चारों तरफ कोहरा छाए हुए हैं, बहुत ही भयंकर ठंड हो रही है आजकल। तो गाजर का हलवा बना के खाएं ना। हाँ, लेकिन बनाए कौन जब रजाई में से निकलेंगे तब तो। लेकिन फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे साथियों की, जो बुजुर्ग हैं, तो इन्होंने यही लिखा है कि डाइट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उनके भोजन में ऐसी चीजें शामिल करें जिससे उनके शरीर को अंदर से गर्मी मिल सके और शरीर में पानी की कमी ना हो। सब्जियां, गर्म सूप, ताजे फलों का जूस आदि देना चाहिए। जूस लेकिन दे तो थोड़ा सोच समझ कर, है ना। बिल्कुल। इसके अलावा दोपहर तक और अगर उनको ठंड लग, देखो एक बात और है, फल तो ठंडा होता है ना, उसकी तासीर जो है वो, ये इच्छा की भी बात है। अगर उनकी इच्छा कर रही है, जैसे आपको अंदर से शरीर जो बोलता है वो हमें थोड़ा सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, ठंडा नहीं खाने का मन है, भले ही हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो मत दीजिए उनको। कभी कभी क्या लगता है कि आपको अंदर से महसूस होता है कि भले ही इसकी तासीर गर्म है लेकिन फिलहाल हमारा खाने का दिल नहीं है, तो छोड़ दीजिए ना। वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे बाकी इन्होंने लिखा है भोजन में सोंठ, अदरक, काली मिर्च आदि को भी शामिल करें जिससे उनके शरीर को जरूरी गर्माहट मिले, और जब पानी दे तो हल्का गर्म या गुनगुना पानी ही पिलाएं। तो ये बात सही है कि इन्होंने बहुत और भी लंबे लंबे बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो हम गुजारिश ये भी करते हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि हम अपने, मैं समझ जाती हूँ या आप समझ जाती हैं कि हम क्या कहने वाले हैं, हमें पता है। देखिए, हम बातें कर रहे, हम ये बात कह रहे थे ना कि भाई अपने श्रोताओं से आज ये भी निवेदन करेंगे कि आप अपना संदेश थोड़ा सा छोटा कर दें, शब्द कम कर दें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जो संदेश है वो शामिल कर सकें और हमारे सभी श्रोता खुश रहें, कोई नाराज ना हो कि भाई संदेश नहीं। भैया हम तो थक जाते हैं बहुत लंबा संदेश पढ़ने में, है ना। और क्या, थक तो मैं भी जाती हूँ। नहीं, मैं नहीं थकती, मालूम है, वो तो पता चल रहा है। सभी लोग कहते हैं कि बहुत जोरदार बोलती हैं राष्ट्रीय जी। जोरदार बोलती हैं, हाँ, एकदम बहुत ऊर्जावान है। लेकिन जब ठंड आती है तो हमारे साथी जो और भी बातें जो हजम करना चाह रहे हैं कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों की तबियत पर बुरा असर दिखने लगता है। सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार, हड्डियों में दर्द, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होने लगती है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान रखें, तभी वे सर्दी में गुनगुनी धूप का भरपूर मजा ले सकते हैं, साथ ही बदलते मौसम में खुद को एक्टिव भी रख सकते हैं। तो भाई, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम उस पर चर्चा जरूर कर लें। बिल्कुल। देखिए ना, एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि सर्दी के मौसम में बुजुर्गों का ख्याल शहर से ज्यादा गांव में होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे शहरों में नौकरियां करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल फ्लैटों तक सीमित होकर रह गई है, जहां वे ना तो बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए कमरे में अंगीठी ही जला सकते हैं और ना तो लकड़ी वाला कोयला ही जला सकते हैं। इस ठंड से ख्याल रखने का असली मजा गांव में है, जहां पुआल, लकड़ी और धीमी आंच में अंगीठी जलाकर बुजुर्गों की मालिश भी की जाती है और सुबह धूप निकलने पर आंगन में
खटिया बिछाकर विटामिन डी का पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन शहर के फ्लैटों में यही धूप मात्र बालकनी तक सिमट कर रह जाती है और वृद्ध रहने के कारण उन्हें छत पर सहारे से ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें चलने में असुविधा होती है। तो बात बहुत सही आपने लिखी है, पते की बात है। लेकिन राशि जी, एक बात यही तो हम करना चाह रहे हैं कि जो शहर में है, अब ये भाई खटिया कहाँ बिछाएंगे, तो हम लोग यही चर्चा करना चाह रहे हैं कि अगर बहुत ठंड लग रही है, एक तो और बात है कि हमें जितनी ठंड लगती है हम उसी हिसाब से सोचते हैं कि बुजुर्गों को भी लग रही है, तो हमें लगता है कि अरे एक स्वेटर तो पहना है, ठीक तो है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं। तो ऐसा नहीं, ज्यादा लगती है। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर वो कह रहे हैं उन्हें ठंड लग रही है तो पहली बात तो हम उस पर यकीन करें और उस हिसाब से कुछ व्यवस्था करें। और बीच में गाना सुना दें, सुन लें। बिल्कुल। सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, पे है अंगड़ाई मेरी, कितनी ठंडी है रुत। सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, पे है अंगड़ाई मेरी। ख्वाबों की परी, कितनी ठंडी है रुत। सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, पे है अंगड़ाई मेरी। महताबी, ये जलती बुझती बेख्वाबी, ओ ये तन्हा मौसम महताबी, ये जलती बुझती बेख्वाबी। सुलगे हम, ये चाहत की है जादूगरी। ओह कितनी ठंडी है रुत। सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन, पे है अंगड़ाई पहले वो बोरसी में आग लगाते थे। हाँ, बिल्कुल लगाते थे, बिल्कुल गर्म हो जाता था। हमारे साथी ने लिखा है गांव में अभी भी लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग शहर में भी उसका मजा ले ही लेते हैं। लेकिन हमारे साथी ने ये संदेश जो है कि बुजुर्गों के रूम में हीटर लगा लेते हैं, पर ऐसा केस सुना है कि अधिक समय ब्लोअर चलाने से बुजुर्ग जी को सांस की तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने ब्लोअर कम चलाने को कहा। तो क्या बात है, बिल्कुल यही तो हम भी कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे अगर ब्लोअर या हीटर कुछ भी जलाया है तो थोड़ा देखें कि जो वहां पे पानी रख दें, एक मग पानी जरूर रख देना चाहिए। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके संग संग थोड़ी थोड़ी देर पर कमरे के खिड़की या दरवाजे खोलकर जो शुद्ध हवा और ताज़ी हवा है उसको भी आने दें, उसका भी स्वागत करें। हो सकता है उसको भी ठंड लग रही हो तो उसको भी हीटर चाहिए ना, हवा भी आने दीजिए थोड़ी सी।
तब है ना, ऑक्सीजन तो चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा, एक बात जो हम लोग बात कर रहे थे कि बुजुर्गों को ज्यादा ठंड लगती है, तो क्या होता है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि अरे इन्होंने इनर भी पहना हुआ है, 3-4 स्वेटर भी पहना हुआ है और रजाई भी ओढ़ी है, कंबल भी अंदर लगा दिया, अब कैसी ठंड। लेकिन राशि जी, कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब बहुत पुराना इनर हो जाता है तो उसकी गर्माहट खत्म हो जाती है ना? रजाई चाहे पुरानी हो जाए तो उसकी भी गर्माहट खत्म हो जाती है, तो शायद इस वजह से वो कहते हैं कि ठंड लग रही है। वो आपको याद है, एक बहुत अच्छी सी कहावत है, मैंने अपनी नानी से सुना था कई बार कि बच्चा के हम छुअब नहीं, कुछ आप कह रही थी कि ये आपने कहीं भी पढ़ा है, हमारे साथियों ने अभी भेजा था, अभी भेज देंगे। हमार भाई, बूढ़ा के हम छोड़ब नहीं कि तो ओढ़े रजाई, कुछ ऐसा ही था ना? जी हाँ, बिल्कुल यही है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि स्वेटर अगर पुराना है, आप देखिए कि बहुत ज्यादा तो नहीं, तो क्योंकि उसके जो रोए जो कम हो जाते हैं, फर जो कम हो जाता है, तो उससे गर्माहट भी कम हो जाती है। तो थोड़े से नए ले आए जो मुलायम हो अंदर से। तो बुजुर्गों का इस तरह से ख्याल रखें। बुआ, इसमें पैर का जो तलवे है ना, उसमें आप गरम तेल लगाएं, सरसों तेल गरम करके लगाएं, चाहे हाथ में भी लगाएं, और हाथ पे मतलब हथेली में, हथेलियों में, हाँ हथेलियों में लगाएं जी। और कान में रुई भी लगा सकते हैं। अक्सर वैसे कहेंगे हमारे साथी कि भाई मफलर लगा दिया, टोपी पहना दी, लेकिन क्या होता है कि उससे भी अगर ठंड नहीं जा रही है तो आप कानों में रुई लगा दें और फिर उसके बाद इन सब चीजों को भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि टोपी और मोजा दोनों एक साथ ना पहने, दिन में नहीं, रात में, किसी भी समय। ऐसा? हाँ, कहते हैं हम तो पहनती हैं आप दिन में। आप वो हर चीज करती है जो नहीं करनी जो चाहिए, राशि जी मना करती हैं, है ना? लेकिन अब सारी चीज में पाबंदी लगा नहीं है ना, ये भी तो बात। अरे सारी चीज में पाबंदी लगा दोगे तो जिएंगे कैसे? नहीं, पाबंदी नहीं लगा रही है, बस कह रही थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। इस बात का ख्याल जरूर रखें। ये हंसी मजाक की बात नहीं, हम लोगों ने हंस दिया जरूर, लेकिन हर रात में सोते समय जरूर ख्याल रखें कि टोपी या मोजा उतार कर ही सोएं, बल्कि दोनों ही उतार लें तो बेहतर है। कुछ ऐसा लपेट लें बस टोपी की जगह पे मफलर जैसा, तो थोड़ा ढीला भी रहता है। और इस बात का ख्याल रखें। इसके संग संग खाने पीने का तो हमारे साथियों ने बराबर लिखकर भेजा है, ढेर सारी बातें लिखकर भेजी है ना। और क्या क्या लिखा है? जैसे गर्म सूप तो हमने बताया ही, जूस आप दिन के वक्त पी सकते हैं, और खाने में खास ख्याल रखें, ऐसी चीजें अपने खाने में मिलाएं जिसमें उन्हें अंदर से गर्मी मिल सके, जैसे सौंठ है, अदरक है, काली मिर्च है। इन चीजों का सेवन करने से तिल गर्मी ठंड के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। गुड़ है, गुड़ है। तो हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि कोहरा छाया हुआ है हमारे शहर में, मौसम बहुत ठंडा है, सूर्यदेव के तो दर्शन ही नहीं है, ऐसे में बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हीटर तो लिखा ही है, लेकिन लिखा है गर्म पानी की थैली है, गर्म कपड़े और खाना का भी ध्यान रखें। ठंड के कारण शरीर में दर्द बढ़ जाता है, इसके लिए रोज गर्म सरसों के तेल की मालिश करें। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसके संग संग जो इन्होंने याद दिलाया कि गर्म थैली, पानी की जो थैली होती है ना, वो हॉट वाटर बॉटल जो आती है, वो रखने से भी बड़ा आराम मिलता है। अगर नहीं ठंड जा रही है किसी भी तरह से तो वो रख सकते हैं 1-2। वो आजकल छोटे से ना पिलो टाइप के आते हैं इलेक्ट्रिकल, उसको आप गर्म कर दें जी, तो जेल होता है उसके अंदर, वो काफी देर तक गर्म रहता है। वो भी आप अपने साथ प्रयोग में ला सकते हैं। अब तो ऐसे हल्के कंबल भी आते हैं जो बिजली से थोड़ा सा गर्माहट रहता है, उसको बिछा सकते हैं आप। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। नहीं तो ऐसे जो वुलन टाइप के जो ना मोजे के ऊपर भी पहनने वाले, जो सिर्फ आपके एड़ी से लेके घुटने तक के होते हैं, ऐसे देखने में लगता है ये तो सिर्फ फैशन की चीज है, ऐसा नहीं, उससे बहुत गर्माहट आती है। बिल्कुल। तो और इस तरीके की जो भी चीजें हैं उनका प्रयोग करिए। बिल्कुल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी खास देखभाल की जरूरत होती है। सर्दी में चलने वाली ठंडी हवाएं बुजुर्गों को बीमार करने के साथ कई तरह की समस्याओं को भी बढ़ाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है, ऐसे में मौसमी बीमारियां आसानी से लग जाती हैं। ऐसे में उनको इस समय शरीर की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, और बुजुर्गों को ठंड लगने की वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी होने के साथ हाथ संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। और सर्दी में बुजुर्गों को ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनने के साथ हेल्दी डाइट का सेवन करना भी जरूरी होता है। और हमने जैसे लेकिन भाई ऐसा है, कच्छ से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कांपते हाथों से सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार आया है और पूछ रहे हैं कि मुंबई में कैसी ठंड है। मुंबई में तो बहुत ही प्लेजेंट है, अच्छा सा मौसम है ना, बहुत अच्छा सा मौसम है। मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क लगा, क्योंकि बाकी जगहों के बारे में पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, छूट रही है ना। नहीं, कभी तो नहीं छूट रही, लेकिन ये लगता है कि हाँ, कितना जीना दुश्वार है ना। गुलमर्ग वगैरह में बर्फ नहीं पड़ी तो लोग उससे भी बहुत अचंभित हैं, लेकिन दिल्ली में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ी। इसलिए हम अपने उन श्रोताओं को जो वहां हैं उनसे जरूर ये कहेंगे कि अपना ध्यान रखें और ऊनी कपड़े पहने,
सुबह सुबह बाहर न निकलें जी, ये बहुत जरूरी है। कोहरा रहता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम रहती है और खासतौर से जो भी हमारे अस्थमा के रोगी हैं जिन्हें इस तरीके की दिक्कत है वो खास ख्याल रखें, क्योंकि इस समय में ऐसे मौसम में बुजुर्गों में कई तरह की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। हमारे एक श्रोता ने भी लिखा था, अचानक से सिर दर्द, आंखों से धुंधलापन दिखना, बोलने में परेशानी और अस्थमा या ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसे केसेस बढ़ने लगते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको बहुत संभाल कर रखें क्योंकि वही हमारे ट्रेजर हैं। बिल्कुल सही बात है, वो थाती हैं। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। राहत इंदौरी का इन्होंने शेर लिखकर भेजा हमारे साथी ने। और भाई जब राशि जी ने कुछ मांगा और हमारे साथी ने लिखे ऐसा हो नहीं सकता, तो इन्होंने लिख के भेज दिया है, बच्चन को हम छुअत नाही, जवान लगे मोरे भैया, बूढ़न को हम छोड़त नाही, चाहे कितनी ओढ़े रजैया। कुछ ऐसा ही था, बहुत सुना है बचपन में। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर तुरंत भेज दी। देखिए भाई सब। और एक श्रोता लिख के भेजती हैं कि सर्दी के मौसम में घर के बुजुर्ग व्यक्ति की खास देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ पचने लायक गर्म खाना, बन सके तो गुड़ वाले लड्डू, अगर मीठा न बने तो बगैर मीठे भी चलेंगे, चाहिए। सर्दी से बचने के लिए हल्दी वाला दूध या फिर चाय दे तो अच्छा है, कम से कम ठंड से तो बचेंगे। और यहाँ पर हम एक गीत सुनवा देते हैं। बिल्कुल। इशारों से लूटे, अदाओं से मारे, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। तो दिल वाले कहते हैं प्यार, देखो कहते हैं प्यार जी। ये क्या जादू डाला कि मन भोला भाला, संभाले न संभले मनाए न माने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने, निगाहों से दिल में लगे हो समाने, निगाहों से दिल में लगे हो समाने। नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा, हम पे जादू न चलेगा, नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा, हम पे जादू न चलेगा। परवाना खुद आके शम्मा पे जलेगा, देखो शम्मा पे जलेगा, कहाँ तक छुपोगे कहाँ तक बचोगे, के खाली न जाए नजर के निशाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, यूं ही चुपके चुपके।
तो भाई जैसे बात हम लोग कर रहे थे कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि गरम गरम चाय पी ली, गरम गरम भजिया खा ली या कुछ गरम गरम पराठे वराठे खा लिए तो गर्माहट आ जाएगी। तो सिर्फ इन सब चीज़ों से गर्माहट नहीं आती है। ये सब खाएं ज़रूर, लेकिन अगर कुछ हैवी खाया है तो संग में अदरक खा लें। और बाहर टहलने के लिए भैया मना कर दिया तुमने तो भाई ऐसा नहीं है, घर में ही थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। हमारे भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग लोग तो थोड़ा सा खाना जो है हिलडुल लेगा, थोड़ा पच जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एक श्रोता लिखती हैं कि जब बहुत ठंड होती है तो हमारे घरों में ज्यादातर दाल पीठी, दाल का दूल्हा बनती है, दूल्हा कुछ और लिखना चाहती होंगी, जिसे दाल ढोकली भी कहा जाता है। हाँ, दाल ढोकली, दाल दूल्हा भी कहते हैं, जिसमें कि वो आटे की छोटी छोटी पूड़ी जैसे गोल गोल बना के उसके फूल वगैरह बड़ी बना के ना अलग अलग शेप में उसको बना के और डाल दिया जाता है ना। हाँ, अच्छा। और आगे लिखती हैं कि मसूर की दाल में कुछ सब्जियों जैसे गाजर, गोभी, आलू को भूनकर उसमें मिला देते हैं, आटे को घी का मोयन देकर गूंथ लेते हैं और उसकी छोटी छोटी शंख नुमा पीठी या आप इसे बेलकर बर्फी आकार के भी काट के डाल सकती हैं और फिर इसे हींग, लहसुन और प्याज, मिर्च, अदरक से तड़का दे देते हैं और घी डालकर गर्मा गर्म खाते हैं। मसूर दाल सुपाच्य भी होता है और उसकी तासीर भी गर्म होती है। क्या बात है, बहुत अच्छा बता दिया। एक तो ना ये बाहर रह के आई है घूम घूम के ना राष्ट्रीय, तो इन्हें कुछ पता वता है नहीं, दाल ढोकली नहीं पता है, अब बताओ दाल दूल्हा नहीं पता है। दूल्हा लिखा था, तो डर गई तुम, सोचे डर गई, पता नहीं क्या मुझे लगा शायद गलत टाइप हो गया है। अलग अलग जगह पर, यही तो हमारे देश की खासियत है, इतनी विविधता है, इतने तरह के नाम है, इतने तरह के व्यंजन है। तो व्यंजन की हम बात अभी करेंगे, लेकिन हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि प्रकृति के सामने अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं सर्दी का मौसम जब आता है। तो इन्होंने लिखा हर बात में उम्र आड़े नहीं आती, लेकिन प्रकृति के सामने अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। चाहे हम अपने आप को उम्र दराज ना माने, लेकिन शारीरिक क्षमता बता देती है कि बस अब ये समझौता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, हाथ पैर अकड़ना जो रात में ज़्यादा होते हैं, कहीं हड्डियों में फ्रैक्चर हो तो इस मौसम में ज़्यादा दर्द होता है। ध्यान रखें बिस्तर से उठते वक्त रुककर आराम से उठना बहुत ज़रूरी है। हर एक को नहाते समय पहले पैरों पर पानी डालकर फिर धीरे धीरे पूरा नहाना चाहिए, वरन ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ठंड में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है कि पहले पैर आप गीला करें और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर। ठंड में गर्म पानी से नहाना जरूरी होता है क्या बुआ? नहीं, सामान्य मतलब ठंडक खत्म हो जाए उतने पानी से भी लोग नहाते हैं। कुछ लोग गर्म पानी से नहा ही नहीं पाते, पूरे 12 महीने वो सामान्य से नहाते हैं, या ठंडा पानी कह सकते हैं या सामान्य। ठंडे पानी से नहाने के बाद तुरंत गर्मी आ जाती है। हाँ, आती है। तो गर्म पता चल गया कि गर्म पानी, पता चल गया गर्म पानी से नहाती है राष्ट्रीय जी, बिल्कुल पता चल गया, बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे साथी जो बता रहे हैं उस बात का जरूर ख्याल रखिए कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हल्का भोजन करें और थोड़ा धूप में घूम सकते हैं, दवाइयां समय पर लें और समय से करने की बात है। तो अब हम लेते हैं ब्रेक। नशीली हवा छा रहा है नशा, ये नशीली हवा छा रहा है नशा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है, आजा। ये रंगीली फिजा आ रहा है मजा, ये रंगीली फिजा आ
नशीली हवा। वादियों में मिलते मिलते मिल गई है जिंदगी की खुशी। इन हंसी वादियों में मिलते मिलते मिल गई है जिंदगी की खुशी। प्यार के जहां में हंसते हंसते बीत जाए संग तेरी जिंदगी। ये नशीली हवा छा रहा है नशा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा। ये नशीली हवा। चुपके पर्वतों से रंग भरे बादल। ये रंगीली फिजा आ रहा है मजा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा। ये नशीली हवा। ये रंगीली फिजा। फिजा तो मेरे लिए अच्छी है क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ ये हवा बहुत ठंडी है, ठंडीली है बिल्कुल जी। जी तो और वहाँ सबके हालत खराब है, लेकिन भाई सपने तो देखे जा सकते हैं आराम से, रजाई में पड़े पड़े बहुत अच्छी तरीके से देखे जा सकते हैं। तो निगाहें जो हैं वो आसमान पर रख सकते हैं, लेकिन पैर जो है वो धरती पर रहना चाहिए। बिल्कुल। आसमान से जुड़े हुए बहुत सारे और भी ना मुहावरे हैं, है ना। पारा 7वें आसमान पर है। बिल्कुल। खुशी 7वें आसमान पर है। बिल्कुल, क्या बात है। क्लाउड 9 कहते हैं ना बिल्कुल। और देखिए ना, चाहे वो पतंग हो जी, चाहे वो पक्षी हो, पूरे आसमान में कितनी भी देर उड़ते रहें, विचर लें, उनको वापस तो आना होता है ना, आना होता है जमीन से जुड़ने के लिए। जी, तभी जीवन है और तभी वो जी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई हम लोग चूंकि वैसे पंखों के साथ में नहीं उड़ते हैं, तो केवल मन से उड़ते रहते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा पैर तो जमीन पर है, लेकिन क्या वाकई होता है? जरा सी सफलता मिलती है और हम उड़ने लगते हैं और अपने आसपास को सोचते हैं, आसपास के लोगों को, कि ये नीचे हैं हमसे और हम कहीं ना कहीं इनसे 3 फीट ऊपर हैं, है ना। 3 फीट ऊपर है। हाँ, 3 फीट ऊपर ही समझते हैं। सही कह रही है। 3 फीट क्यों पता नहीं, हमें नहीं मालूम। एक बालिश ऊपर चल रहे हैं ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा, कुछ भी बोल देते हैं, जिसको जो नाप सही लगे आप नाप लीजिए, बस आप जमीन पर नहीं है। जमीन पर सीधा सा मतलब यह है कि आप जमीन पर नहीं है। इसका मतलब कि जैसे आप पहले थे, सहज सरल नहीं रह गए। थोड़ी सी सफलता क्या मिल गई कि आपने अपने आप को बाकी सबसे कुछ अलग मान लिया, ऊंचा मान लिया, उच्च कोटि का मान लिया। वो हम बात कर रहे थे ना कि ये जैसे कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं कि मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये जो एक सोच है ना, ये बहुत गलत है। गलत क्या है, बस वही है, ये जो है मैं ही कर सकता हूँ जो है, इसमें अभिमान आ जाता है और मैं भी कर सकता हूँ और मेरे वश में है ये बात करना, ये स्वाभिमान की निशानी है। तो बहुत बाल बराबर इसमें दूरी है, फर्क है। लेकिन कहीं हम उस फर्क को भूल जाते हैं और कब हमारे में ये गुरूर आ जाता है, हम भूल जाते हैं कि गुरूर में हम जी रहे हैं, तो हमारे साथ ही इस बात को अच्छी तरह से महसूस करते हैं।
तो हम लोग कहना यही चाहते हैं कि आप एम्बिशियस बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए ज़रूर। ऐसे हमारे साथी ने भी लिखा है कि मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आंखें आसमान पर मतलब ऊंची उड़ान के सपने देखना ज़रूरी, देखें ये खुद के साथ देश के विकास के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अपने पैर धरा पर ज़मीन पर टिके होना ज़रूरी है। प्राप्त सिद्धि के साथ छक जाना नहीं, धरा पर भी स्थिरता बनाए रखें, इसी में भलाई है आपकी, पूरे देश की, वरना ऊपर लिखे गीत की दूसरी पंक्ति गुनगुनानी पड़ेगी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी इसके बाद वाली, और इन्होंने क्योंकि बाद वाली लाइन भी लिख दी कि मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। तो बड़े ही प्यारे ढंग से इन्होंने बताया ना कि पहली पंक्ति और उसके बाद में उसका पूरा भाव देते हुए इन्होंने बता दिया कि ये बाद वाली पंक्ति गानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसलिए ऐसा ना करें। और आपने लिखा है कि जब आप, हमारे एक श्रोता ने, अपने जीवन में प्रेरित और ऊर्जायित महसूस करते हैं तो पाते हैं कि आपको प्रेरणा के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं होती, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम को जब आप ऊर्जा और प्रसन्नता से करेंगे तो पाएंगे कि आपको उसे पूरा करने में बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ रहा है और चीजें बहुत स्वाभाविक रूप से होती दिखाई देती हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास अंतः प्रेरणा हो। स्थिति में आपको नए विचार भी सहजता से मिलने लगते हैं और ये नए विचार आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। क्या बात है। और भी आगे बहुत कुछ लिखा, बहुत लंबा भाई देखो ऐसा मैसेज भेजा है जी। लेकिन कुल मिलाकर सफलता की जो आपने बताया कि कैसे आपको सफलता मिलती है, ये बात सही है। हम उसके बाद वाली बात करते हैं जब सफलता मिल जाती है, और कैसे हम भूल जाते हैं कि ये सफलता हमें कैसे मिली है। और जब हमारा आसमान पर, पाँव भी आसमान पे ही हो जाता है, हम मतलब उड़ते रहते हैं। आप उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिनका सहयोग आपको मिला, जिनका प्यार आपको मिला, और जिनका संबल, जो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए सहारा बने, संबल बने, जिन्होंने हौसला दिया। यहाँ तक कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी पढ़ाई के लिए या कहीं और उच्च शिक्षा के लिए या किसी और काम के लिए हमने किसी बैंक से लोन भी लिया था, तो हम मानकर चलते हैं कि ठीक है हमने चुका तो दिया, लेकिन सोचिए कि अगर वो उस वक्त नहीं देते, या वो हम सोचते हैं उनका भी तो लाभ है इसमें, उन्होंने कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर दिया। ये उनकी बात है, वो आपसे एहसान अपना पूछने नहीं आ रहे, मांगने नहीं आ रहे, लेकिन हमें मानकर चलना चाहिए कि ये व्यक्ति भी जो इस वक्त काउंटर पर बैठा है, जिसने कि दस्तखत किया, जिससे हमारा कागज आगे बढ़ा, वो भी इसमें शामिल है हमारे इस यज्ञ में, या इस जो भी हमने उपलब्धि हासिल की है। उसकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी मेहनत रही। जी बिल्कुल, है ना। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि अघोषित सी होती हैं, हम हमारे घर में जैसे कोई खाना बनाने आ रहा है, कोई घर साफ करने आ रहा है, या सिर्फ ये मकान है, ये कमरा है, कहने के लिए ये सिर्फ कमरा है, ईंट से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, लेकिन ये कमरा हमें कितना सुकून देता है। ये छोटी सी जो मेज रखी है किनारे पर, लैंप लगा है जिस पर, वो उसने हमारी पढ़ाई में कितनी मदद की है। बिल्कुल, क्या हम इसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। बहुत इमोशनल, बहुत भावुक करने वाली बात आप कह रहे हैं बुआ। नहीं, वो है ही ना, वो हमें याद रखना चाहिए। सच में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आंखें आसमां पर और पैर धरा पर। भाई बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा शायद ही कहीं कहीं होता हो, क्योंकि अक्सर लोग इसके विपरीत प्रवृत्ति वाले ही देखे जाते हैं। जिनकी आंखें आसमां पर है, उनके व्यवहार और स्वभाव भी साथ में आसमान पर जाने से भी नहीं हिचकते हैं, और पैर धरा पर हो भी कैसे, आखिर गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं और लिफ्ट से उतरते हैं। ऐसे में जो अपने पांव से उतर ही न सके, भला उसके कदम फिर धरा पर कैसे हो सकते हैं। वैसे धरती पर कदम जिनके हैं वे अक्सर अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए होते हैं, फिर उनके व्यवहार और स्वभाव में जमीनी स्तर झलकता भी है। मैं थोड़ा सा इनके बाद से तवक्को नहीं रखती हूँ कि गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले लोग जमीन से न जुड़े हैं। ये कहना शायद, ये तो लिटरल मीनिंग हो गई। हाँ, जिसको कहते हैं शाब्दिक अर्थ हो गया कि ये ऊंचाई पर रहते हैं। लेकिन भाई बहुत रईस लोग बंगले में रहते हैं, वो तो फ्लैट में रहते भी नहीं है। नहीं, मान लीजिए वो बहुत जो सफल है तो में रहते हैं तब भी बुआ जी। हाँ, हमारे बहुत बड़े बड़े जो मतलब कह सकते हैं दार्शनिक होते हैं, या जो सच में संत होते हैं, दिल से बहुत पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो बहुत सीमित संसाधनों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति संतोषी होती है, फकीरी जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब ये कहना थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हाँ, उनके व्यवहार से पता चलता है कि वो कितने विनम्र हैं। अक्सर हमारे पास देखिए विविध भारती में ही ऐसे सफल लोग आते हैं जो जिनसे सब लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो इतने सहज सरल होते हैं। बिल्कुल, और ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है ऐसे लोगों से मिलने का। इनकी हम चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन एक गीत सुनाओगे तब। हाँ।
बिल्कुल उड़ो, लेकिन फिर जमीन पे आ जाओ। देखो भाई, ऐसा है ना कि उड़ते रहिए, वही वाली बात है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जमीन पर भले ही पाँव आपके न टिके, लेकिन व्यवहार जो है वो हमारा ऐसा लगना चाहिए कि हम धरती पर टिके हुए हैं। बिल्कुल बुआ जी, हम कई ऐसे प्रसिद्ध लोगों से मिलते हैं जी, हम जिसकी बात कर रहे थे अभी। आप बात कर रही थी सुधा कृष्णमूर्ति की जी, वो यहाँ आई थी और देश की इतनी समृद्ध परिवारों से हैं, और खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं और एक मकाम उन्होंने हासिल किया है और अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। लेकिन जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने आते ही कहा हमें कोई पानी वानी नहीं पीना है, कहाँ है स्टूडियो, सीधे स्टूडियो चलिए, और बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, कहीं नहीं रुकना है। हम लोग पूछ रहे थे छाछ पी लीजिए पहले आप, उन्होंने कहा नहीं पहले काम करेंगे। तो ऐसे लोग ही कहीं सफल होते हैं और सीधे गई स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग वगैरह करवाई, और उसके बाद इतनी साधारण से, क्योंकि पूरा कार्यालय के हमारे जितने लोग थे, हर स्तर के कर्मचारी अधिकारी सब वहां जुट गए थे, सब देख रहे थे कि हम कब ये खाली हों और हम इनके संग फोटो खिंचवाएं, बात करें, और मुस्कुरा रही थी। नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे, कौन हमारा गाड़ी बंगला पैसा ले रहा है, फोटो ही तो खिंचवाना है, बिल्कुल खिंचवाएंगे, सबके साथ खिंचवाएंगे। और सबके साथ केवल फोटो नहीं खिंचवाया, बल्कि उन्होंने उनसे पर्सनली बात की, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप, अगर कोई हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो कहाँ रहते हैं आप, किस गांव में रहते हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि हमें लगा कि हम सच में जैसे चलता फिरता एक सत्संग जैसे नहीं होता है, हम सत्संग में जाते हैं कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठे। कल आप सुधीर पांडे से बातचीत कर रही थी, उनको भी मिलकर ऐसा ही लगा, बस बिल्कुल जमीन से लगा ही नहीं कि इन्होंने शायद कभी कैमरा भी देखा होगा या इन्हें कोई जानता होगा। इतने साधारण तरीके से आए और बस चले गए रिकॉर्डिंग करवा के, और सबसे बातचीत की, कितना सहज सरल। तो ये थोड़ा सोचना, मुझे लगता है हमारे जो साथी ने लिखा था कि लिफ्ट से उतरते हैं तो उनके पैर तो जमीन पर नहीं रहते। लेकिन एक बात है कि भाई बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं, कलाकार आते हैं जो वाकई सफलता के साथ साथ वो धरती से ऊपर भी चल रहे हैं, ऐसे भी अनुभव होते हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो साथी, जब भी हमें थोड़ी सी भी सफलता मिले तो हम थोड़ा सा अपने आसपास वालों पर भी नजर रखें, उनके संग वही व्यवहार रखें। आपका भी तो अनुभव था बहुत अच्छा। हाँ, मेरा अनुभव था। पंकज त्रिपाठी जी आए थे वहाँ दिल्ली के स्टूडियो में, और मतदाता जंक्शन सभी श्रोताओं ने सुना होगा, बहुत ही सफल कार्यक्रम था। और ऐसा लगा ही नहीं कि इतना बड़ा कलाकार है, इतने सहज, इतने मृदुल, और सब बहुत खुश थे उनसे मिलकर। तो ये एक जो है, हमें आकाशवाणी से ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जहां हम यहाँ पे कह सकते हैं, होते हैं लोग वैसे भी, जैसा अभी आपने कहा कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, लेकिन फल देने वाला वृक्ष हमेशा झुका होता है। तो ये बड़कपन है। और बड़कपन की एक और निशानी होती है कि जब सामने वाले से आप मिलें तो उसको इतना बड़कपन दे दें कि उसको महसूस हो कि हम किसी अच्छे से मिल रहे हैं। यानी कि अपनी तारीफ से ज्यादा बेहतर है कि आप सामने वाले की काबिलियत, उसकी उपलब्धियां, उनकी चर्चा करें। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है, कड़ी मेहनत से सफलता पाई जा सकती है, सफलता को कायम रखना सफलता पाने से अधिक मुश्किल है। कभी भी सफल होने के बाद मन में अहंकार नहीं लाएं, अहंकार में ऊंची उड़ान न भरें, इसकी बजाय अपने लिए ठोस जमीन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। जी, एक बात और है कि कहीं ना कहीं रहना आपको इन्हीं के साथ है, समय इन्हीं के साथ गुजारना है, फिर आप कैसे नजरें मिलाएंगे, है ना। अभी जैसे आप बात कर रही थी कि पंछियों की, वही पतंग है, पतंग जिस समय तनी रहती है तो हर आदमी कहते हैं ना, अरे इनकी गुड्डी तो बहुत इस समय ऊंची है, या जो सफल हो रहे होते हैं उनसे यही कहा जाता है ना, भैया आज कल तो इनकी गुड्डी भैया ऊपर है। लेकिन दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो हर पतंग जो होती है वो कहीं ना कहीं धरती पर इधर उधर पड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कितनी भी सफलता हो तो हमें धरती पर आना है, तो बनाए रखिए, जुड़े रहना है। तो बात वही है कि धरती से जुड़े रहने का सिर्फ मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो वाकई पंख नहीं, हम उड़ नहीं सकते। इसका मतलब यही कि जो लोग आपके साथ हैं, जिनसे आपका पहले से राब्ता था, उनसे वैसे ही बनाकर रखें। कुछ लोग तो अपने माता पिता तक को भी दूर कर देते हैं कि अच्छा हम तो ऐसे हो गए हैं कि अब इनसे हम उस तरीके का संबंध नहीं रख सकते, हम बाकी लोगों से इनका परिचय नहीं करवा सकते। ये भी स्थिति आ जाती है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, और वो स्थिति जो है वो बहुत अलग किस्म की हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे श्रोता लगातार हमें संदेश भी भेज रहे हैं जी। और लेकिन ये भी है कि हम सबको
अपने अंदर की क्षमता पहचानने की जरूरत होती है। हम सब अपना निर्माण कर रहे होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम सब गुजर रहे होते हैं। लेकिन बस वही, अगर आपको मंजिल मिल गई आपकी, तो आप उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज करके आगे बढ़ रास्ते को भूल जाते हैं। इसलिए अच्छा, एक बात और है, कुछ हमारे साथी, हम लोग खुद भी, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो ये सोचते हैं कि ये सफलता हमने अपने दम पर पाई है ना। होता है, कुछ लोग बिल्कुल पढ़ते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं अकेले रहकर, और फिर पास हो जाते हैं, किसी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि जिस वाहन से आप गए देने परीक्षा, या आपके माता पिता ने जिन्होंने भेजा, पैसे भेजे नहीं, कभी कभी वो भी स्थिति होती है कि नहीं भेजे थे, लेकिन किस तरह से दोस्त ने मदद की, या चलिए पैसे से नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने कलेजे के टुकड़े को भेजा है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा उनका योगदान है, कितना बड़ा उनका त्याग है, उनकी तपस्या है। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। एक बात और है, जैसे अभी लिफ्ट की बात हो, चाहे सीढ़ी की बात हो, आप जिस सीढ़ी से उतर चढ़ रहे हैं, जिस लिफ्ट से आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उन सब का योगदान होता है। तो ठोस जमीन बनाए रखिए। फिलहाल हम व्यंजन बताएंगे क्या? बिल्कुल, व्यंजन बताना बहुत जरूरी है क्योंकि समय अब कम रह गया हमारे पास। तो गाना सुनाएंगे पहले। गाना सुना जी बिल्कुल, सुनाइए। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो भाई जैसा है कि कह रहे थे ना हम लोग, आजकल अमरूद आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक संदेश बड़ा प्यारा सा। एक हाँ संदेश आया है जो मैं पढ़ दूं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना,
तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जी हाँ। तो यानी कि खानदानी रईस लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए। लेकिन ये बात जो हम लोगों ने कही है वो नए नए पैसे वालों के लिए, यानी हम लोगों के लिए है कि जब भी ऐसा मौका आए तो किस तरह से है। मैं तो, मेरे लिए तो वो भी नहीं है। नहीं है ना, कोई बात नहीं। जो ज्यादा पैसे होते हैं वो यही कहते हैं हमारे पास पैसा है ही नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारे पास आप कुछ बता रही थी, अमरूद 2 लाए थे ना, बड़े बड़े 2 अमरूद अगर आपके पास है, मतलब खरीद के लाइए, और उसके बाद उसको उसके संग संग आधा चुकंदर भी चाहिए, क्योंकि उसमें रंग चाहिए लाल हमको। इसका हम बताएंगे अमरूद का पापड़। और इसको क्या करना है कि आपको काट लेना है छोटे छोटे, 2-2 इंच के टुकड़े होंगे, चौकोर चौकोर काट लीजिए। उसके बाद भाप में उसको पकाइए, सीधे नहीं उबालना है इसको, भाप में पकाना है। इसी में चुकंदर भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसको मोटी छन्नी से छानिए, यानी कि बहुत बारीक छन्नी से नहीं छानना है। और जो गूदा निकला है उसको आप अब जो गूदा निकला है उसको नापिए आप, तो जितने बड़े कप में होगा उतनी ही शक्कर लेनी है आपको, और इसको चढ़ा दीजिए कढ़ाई में, और चलाते रहिए। इसके संग जब अच्छा सा पक जाए, लाल रंग आ जाए, अच्छी सी मोटी चाशनी सी जैसे बन जाएगी, जाहिर है कि शक्कर पड़ी है तो बन जाएगी, तो उसमें आधा 2 चम्मच करीब नींबू रस डाल दीजिए। और उसके बाद एक थाली में घी लगाकर उसमें थोड़ा सा फैला दीजिए। लेकिन हाँ, इसको नापने के लिए जैसे हम लोग मोटी वाली जो शीरा नहीं होता है, क्या बोलते हैं, चाशनी, उसको देखते हैं ना गोली बनती है, वैसी देख के उसको कर दीजिए। उसका काट दीजिए 1 घंटे बाद। बहुत अच्छे से बता दिया आम पापड़ जैसा मैं बार बार घड़ी की तरफ नहीं, कैसे इत्मीनान से आपसे बाहर पूछूंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपने श्रोताओं से इजाजत लेने की जरूरत है अब तो। राजश्री त्रिवेदी और बुआ का नमस्कार।